मम्मी, अगर हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे तो क्या दादी भी हमारे साथ जाएंगी? 9 साल का आरव अपनी माँ कविता से पूछता है। कविता मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दादी इतने बड़े होटल में जाकर क्या करेंगी? उन्हें तो उठने बैठने का तरीका भी नहीं आता। और फिर वह जैसे कपड़े पहनती हैं, होटल का दरवान तो उन्हें अंदर ही नहीं आने देगा। चलो जाओ और पापा से कहो कि मम्मी पार्टी के लिए तैयार हैं। आरब बोला, मम्मी, फिर दादी क्या खाएंगी? क्या वह आज भूखी रहेंगी? कविता एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम दादी की चिंता मत करो और मुझे रेडी होने दो, वरना हम लेट हो जाएंगे। आरब खेलता हुआ वहां से चला गया। कविता आईने में लिपस्टिक ठीक करते हुए अपनी सास सुमित्रा जी से बोली, मम्मी जी, आप अपना खाना बना लीजिएगा, मुझे और इन्हें आज एक पार्टी में जाना है। सुमित्रा जी बोली, पर बहू, मुझे गैस वाला चूल्हा तो चलाना ही नहीं आता, और गलती से कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरे साथ साथ इस घर का भी नुकसान हो जाएगा। तभी सुमित्रा जी का बेटा विजय बोला, अरे माँ, अगर आपको गैस चूल्हा जलाना नहीं आता तो उसका भी एक उपाय है। सुमित्रा जी बोली, वह क्या? विजय बोला, आप ऐसा करो, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है तो वहां चली जाओ, फिर आपको खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। सुमित्रा जी ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा और बोली, भंडारे में खाना खाने चली जाऊं बिना बुलाए और बिना न्योता दिए? विजय बोला, अरे माँ, भंडारा तो सबके लिए होता है, उसके लिए कोई न्योता नहीं दिया जाता। और यह गांव नहीं है, शहर है। क्यों? कविता ने क्या गलत बोल रहा हूँ? कविता बोली, कभी भंडारे में खाया है जो इन्हें पता होगा? और सही तो कह रहे हैं, यह जब वहां मुफ्त में खाना मिल ही रहा है तो आपको बनाने की क्या जरूरत है? सुमित्रा जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चल दी। माता पिता को आने में देरी हुई तो आरब वापस अंदर आ गया। दरवाजे पर खड़ा होकर वह उनकी सब बातें सुन रहा था। रास्ते में आरव ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा हूँ जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। विजय हंसकर बोला, क्यों बेटा, लोग तो अपना घर शोर शराबे से दूर लेते हैं, फिर तुम मंदिर के आसपास क्यों घर लोगे? कविता मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मेरे दिए हुए संस्कार इसमें कूट कूट के भरे हैं। मेरा बेटा बचपन से ही कितना संस्कारी है, जो मंदिर के आसपास घर बनाना चाहता है। जीते रहो मेरे बच्चे, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। आरव हंसकर बोला, नहीं नहीं मम्मी, वह बात नहीं है। विजय बोला, फिर क्या बात है? आखिर तुम मंदिर के आसपास घर क्यों लेना चाहोगे, यह तो बताओ। आरव बोला, पापा मम्मी, क्योंकि जब मुझे भी किसी दिन ऐसे ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब आप लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? तब आप लोग भी तो किसी मंदिर के भंडारे में ही खाना खाने जाओगे ना। और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी दूर के मंदिर में जाना पड़े, वरना फिर पार्टी से लौटकर मुझे आपको लेने भी तो जाना पड़ेगा। विजय और कविता अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गए। विजय ने गाड़ी रोकी और कविता की तरफ मुड़कर देखा तो कविता बोली, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हमें पार्टी के लिए देरी हो जाएगी। और इसकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? यह बच्चा है, इसे क्या समझ है? विजय बोला, बच्चा है तभी तो अपने मन की बात और सच्चाई खुलकर सामने रख रहा है। बुरे तो हम लोग हैं। कविता बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? विजय ने थोड़ी देर के लिए अपना फोन आरब के हाथ में दिया और बोला, आरब, तुम ईयरफोन लगाकर यह कार्टून देखो। आरब कार्टून देखने में व्यस्त हो गया तो विजय कविता से बोला, कविता, तुम समझ रही हो, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आज मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, क्योंकि वह मेरी माँ है। मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए था। फिर भी गलती तो हम दोनों से हुई है, और जो हम आज माँ के साथ करेंगे, कल आरब हमारे साथ भी वही करेगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुम क्या चाहती हो, बुढ़ापे में हम भी इसी तरह भंडारे में जाकर खाना खाएं और अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुने? कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए विजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा माँ जी गाँव की अनपढ़ औरत है, तो उन्हें मैं अपने हिसाब से जैसे चाहूं वैसे रख लूंगी। पर शायद मैं यह भूल गई थी कि उनके साथ बुरा व्यवहार करते देख मेरा बेटा भी तो वही सब सीखेगा। नहीं,
नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलिए घर वापस चलते हैं। और पार्टी में जाकर खाना खाना इतना भी जरूरी नहीं जितना अपने बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना है। चलिए। विजय ने कार वापस मोड़ी तो आरव बोला, अरे पापा, आपने कार क्यों मोड़ ली? क्या हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं? विजय बोला, नहीं बेटा, हम तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। तुम बताओ, आरव, तुम्हें पार्टी में जाकर खाना खाना है या दादी के साथ बैठकर खाना खाना है? आरव मुस्कुरा कर बोला, मुझे दादी और आप सबके साथ मिलकर खाना खाना है। और सच कहूँ पापा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब दादी अकेली घर पर रहती हैं। कविता ने आरव से कहा, आरव, मम्मी तुमसे सॉरी कहती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि आज के बाद फिर कभी दादी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगी। तब तो तुम मुझे माफ कर दोगे ना? आरव मुस्कुराकर कविता के गले लग गया और बोला, मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। चलो पापा, हम दादी को लेकर किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे जो दादी को पसंद होगा। विजय और कविता को अपनी भूल का एहसास हुआ और रास्ते में दोनों ने तय किया कि घर जाते ही माँ के पैर पकड़कर उनसे माफी मांग लेंगे। नीचे पार्किंग में कार खड़ी करके जब दोनों 9वीं मंजिल पर अपने फ्लैट पे पहुंचे तो अंदर के जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम बजने की और कई लोगों के जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थीं। विजय बोला, अंदर से इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? कविता बोली, घंटी तो बजाओ। विजय ने घंटी बजाई। अंदर से सुमित्रा जी की आवाज आई, अरे रेखा बहन, दरवाजा तो खोल दीजिए, लगता है आज पिज्जा जल्दी आ गया। दरवाजा खुला तो सामने बगल के फ्लैट में रहने वाले मिश्रा जी की माँ रेखा जी खड़ी थी और सुमित्रा जी प्लाजो और टॉप पहने घूम रही थी। बिल्डिंग में रहने वाली सुमित्रा जी की हम उम्र की 7-8 महिलाएं और पुरुष सब कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में लेकर म्यूजिक पर थिरक रहे थे। कविता विजय को देखते हुए बोली, देख लो अपनी माँ के रंग ढंग, कहाँ हम अपनी गलती मान रहे हैं और यहाँ अचानक सुमित्रा जी की नजर बेटे बहू पर गई तो वह कुछ सकपका गई। फिर उन्होंने संभलते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, पार्टी कैंसिल हो गई क्या? कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। विजय धीरे से सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर उन्हें किनारे ले गया और बोला, माँ यह सब क्या चल रहा है? सुमित्रा जी बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे तो मैं रोती हुई मंदिर में बैठकर भीख मांगूंगी? नहीं बेटा, आजकल के बुजुर्गों को बेबस, लाचार और कमजोर समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि तुम आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, हम कभी वहां के हेडमास्टर थे। विजय शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। आरव आगे बढ़कर बोला, दादी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि घर में पार्टी है? हम लोग नहीं जाते। और आपको पता है, मम्मी पापा तो पार्टी में गए ही नहीं, आधे रास्ते से ही वह आपके लिए लौट कर आ गए। सुमित्रा जी ने हैरानी से विजय की तरफ देखा और बोली, क्या सच में? विजय माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस उम्र में भी जीने का अपना एक अलग तरीका सीख लिया। मैं तो कहता हूँ हमें आप लोगों से सीखना चाहिए। क्यों कविता? कविता ने भी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर सुमित्रा जी से माफी मांगी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई थी, पर जितना लाचार और कमजोर मैंने आपको समझा था, आप हैं नहीं। सुमित्रा जी बोली, हाँ बहू, गांव में रहकर यह सब तो नहीं सीखा था, पर तुम्हारे शहर ने मुझे भी बदल दिया और मैं खुश हूँ इस बात से कि आखिर बुढ़ापे में माँ बाप क्यों बच्चों का मुंह देखकर ही अपनी बची हुई जिंदगी काटेंगे। उन्हें भी तो पूरा हक है खुलकर जीने का। और कौन जानता है कब बुलावा आ जाए। तो पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और चलो तुम भी पार्टी में शामिल हो जाओ। इतना कहकर सुमित्रा जी ने कविता को भी सबके साथ शामिल कर लिया। विजय ने सोच लिया कि अब वह अपनी माँ को किसी बात के लिए नहीं टोकेगा और अपनी बची हुई जिंदगी में वह जैसे रहना चाहती हैं, जैसे जीना चाहती हैं, उन्हें पूरी आजादी दी जाएगी, क्योंकि माँ बाप भी तो अपने बच्चों को आजादी से जीने का हक देते हैं। फिर बुढ़ापे में माता पिता को वह आजादी क्यों नहीं मिल सकती? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।